आज हम समसामयिकी घटना चक्र के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूर्वावलोकन के अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन इतिहास से शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला देखिए क्या है, पाषाण काल। देख लेते हैं क्या है। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपिक के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपाठ्य और दुर्बोध होने के कारण उन्हें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता जैसे आहड़ और जारवे आदि आती हैं। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से इतिहास का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले पुरापाषाण काल था, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल आया। अब इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया। पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पुरापाषाण काल प्रौढ़ उपकरण जिसे हस्त, कुठार है, खंडक है और विदरणी है, इसमें ये प्राप्त होती है। फिर मध्य पुरापाषाण काल में फलक उपकरण होते हैं। और तीसरा क्या है, उच्च पुरापाषाण काल में दक्षिणी और खुरचनी उपकरण आता है। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर और स्क्रैपर हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले और वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन में लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्राप्ति और कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन क्वार्टराइज पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था, पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। यूँ कहिए, वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर थे और उनका भोजन मांस और कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित होने के कारण ये कच्चा मांस खाते थे। देखिए, और इस युग में मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। किस युग में? पुरापाषाणकालीन युग में। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। किस काल के? पुरापाषाणकालीन मानव को। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर से बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात में क्या है? संघनाज
सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। यहाँ से लघु उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान, कुछ मिट्टियों के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह युक्त प्रतिमाएं में प्राप्त हुए हैं। ये सिंह युक्त औजार प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे मिसिंग है। अब जी.आर. शर्मा ने महदहा से 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र और बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी व सिंह निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सरायनाहर राय और दमदमा तीनों से ही हड्डी स्थलों से हड्डियां के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम में मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर कितने, देखिए 44 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल के साथ एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। 6 शवाधानों में एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? दमदमा से। सरायनाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र में लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश कैसे हैं? अधिकांश क्षत-विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर. लुकास के अनुसार लेखिया में 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ से होता है? मध्य पाषाण काल से शुरू होता है पशुपालन। पशुपालन के साथ भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बोगार, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शरीर के मछली पकड़ जो मध्य पाषाण काल के मानव थे, शिकार करना था होता, मछली पकड़कर खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। मतलब मछली पकड़ना और शिकार करना और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते थे और इस तरह अपना पेट का भरण पोषण वो करते थे। कौन? मध्य पाषाण काल के मानव। अब देखिए आगे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका ऐतिहासिक शैलचित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कितने 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका चलचित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्न का उत्पादन नवपाषाण काल में आरंभ हुआ और इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। कब? नवपाषाण काल में गेहूं की खेती प्रारंभ होती है। और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। अब यहाँ पे क्या कहानी है? यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ पर 700 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा है, जो कि इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कोल्डिहवा को माना जाता था सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य वाला स्थल। अब चीन के यांगजी नदी घाटी में स्थित 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व के
प्रथम स्थान मैक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में, से सोरघम 5000 ईसा पूर्व अफ्रीका में और रई 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व, जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया था। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुआ। गर्तावास के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा पीटरसन ने की थी। गुफ्फकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफ्फकराल का अर्थ होता है कुलाल अथवा तो कुम्हार का गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार का सरायण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण की सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत स्मारक की पहचान की गई। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बल्लरी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल, उत्तनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग के उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और यहाँ पर खेती भी शुरू होती है नवपाषाण काल में। धातुओं को सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ और इस चरण में पत्थर और तांबे के उपकरण के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई हैं। कहाँ पाई गई फिर से देखिए। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई। ये आहड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद ये पुरास्थल बानस नदी में स्थित हैं। बानस घाटी में स्थित होने के कारण इसे बानस संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजोनियाना में घरों की चारदीवारी से घेरा गया है। आहड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हुई हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं। वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की गई है। कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा, एरण और नौदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नौदा टोली मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जिला में स्थित है। इसका उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस, फूस से बने चौकोर वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण हैं। कैथा संस्कृति देख लेते हैं क्या है। हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है। इसे मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कैथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में ईमान गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिम महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिला में जारवे, नवेसा और दैमाबाद। पुणे जिले में स्थित चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक
ये सभी पुरास्थल जारवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक के ज्ञात 700 जारवे स्थलों में से गोदावरी का दायमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है। इसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। अब देखिए नवेसा जारवे संस्कृति स्थल से पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये टोटीदार पात्र परंपरा जारवे संस्कृति की विशेष पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जारवे संस्कृति के नवेसा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों के मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था में इनाम गांव स्थल पर चूल्हे रहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था में 5 कमरों वाला मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और 1 वृत्ताकार है। कहाँ पे? इनाम गांव की बात हो रही है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यहाँ बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पास पांडु, राजर, डीबी और वीरभूमि जिले के मिहिसदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थलों जहाँ खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तरस्तियां और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। आगे देखते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्र पाषाण युग के लोग मवेशी पालना और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्र पाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्टराइज क्रिस्टल जैसे अच्छे पदार्थों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन, सैमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभाकार, धातुकार, दांती दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगरी भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो कि पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ साण धार्मिक पंथ का प्रतीक था। अब देखिए आगे, पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में समान तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण समाधान टेंडेड बेरियल प्रचलित थे, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान या फ्रैक्शनल बेरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें क्या था? 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। आगे देखिए क्या है। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान पर स्टेटाइट्स और कार्नेलियन जैसे
कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिपलीहल, संगनकल्लू, मस्केरी, हल्लूर आदि से ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषकों की अपेक्षा चारागाह संस्कृति के प्रमाण अधिक मिला है। में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था और 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इस पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया और 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया था। प्रश्न कोश देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। तो चलिए देख लेते हैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक तथा पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों हो सकता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री थे पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था तो थॉमसन ने किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कहाँ? ऑप्शन नंबर डी सही है, मध्य पाषाण काल में। एक्सप्लेनेशन देखिए। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? वह स्थान है कहाँ? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आदमगढ़। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होंगे। कौन? सी और डी। कहाँ कहाँ पे? महदहा से और सराय नहर राय से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। ये स्थित बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी आर शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहराय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। आगे देखते हैं हम। हड्डी से निर्मित आभूषण में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी। कौन? सराय नहराय और महदहा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, दमदमा से। मध्य गंगा नदी घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहराय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए। कहाँ से? दमदमा से। कितने? 41। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई थी? तो
ये नवपाषाण काल में सब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से स्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ? तो नर्मदा नदी घाटी। ऑप्शन नंबर सी। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन सा था पहला? तो जौ था। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है, तो कौन कौन है? जौ है, गेहूं है, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। इन्हें जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ ये 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लहुरा देव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में, इसीलिए यूपी जीके के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से 900 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक के बीच के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 700 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। माना जाता था उपरोक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प लहुरा देव होता है तो यह उपयुक्त विकल्प होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ में प्राप्त हुए। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। नेक्स्ट देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो ये ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी ही है। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 700 ईसा पूर्व है। जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा के प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व व 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी हमारा उत्तर सही है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के आदि के प्रमाण मिलते हैं? तो कहाँ से? बागोर से। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल तथा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिले हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ताम्र पाषाण युग को। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल की खेती से परिचित नहीं थे।
धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ए, यानी कि ये कौन कौन सा सही है हमारा? पहला, ये आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। ये लोग चावल की खेती से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है। चावल की खेती से ये लोग परिचित थे। और धातु ये धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था, सही है। यहाँ के ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ से काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आहार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहार का एक नाम ताम्बवती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुता उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड भी प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई। इसी प्रकार हमारा विकल्प ए सही है। आगे देखते हैं। निम्न में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल से मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो एच.डी. संकालिया ने कराया था। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई। राज्य में अवस्थित है, तो ये अवस्थित है मध्य प्रदेश में। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत के शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित हैं, वृहत पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, होन्ड स्टोन, कंदराएं और मेहिर। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? संगन कल्लू से। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लेरी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें 133 में चित्र पाए गए। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? अजंता भीमबेटका। तो ये आप जान रहे हैं कि कौन होगा? भीमबेटका हमारा सही होगा। देखते हैं। भीमबेटका था। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला, है ना। आगे देखिए। भारत में किस शिलाश्रय से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो किसने? वी.एस. वांकणकर ने। आगे देखिए और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी.एस. वांकणकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर
वांकड़कर। आगे देखिए, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। पी, गैरिक मृदभांड को क्या बोलते हैं? OCP, तो ये हस्तिनापुर में। की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसने अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गिरुवर्णी गौरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया है। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। ताम्रज काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये किस तरह? उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाराष्ट्र के ताम्र पाषाणिक कालीन संस्कृति जारवे संस्कृति को नवेसा, दैमाबाद, कौठे, चांदोली, गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घर के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो बुर्जहोम से। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये भी कहाँ से मिले? बुर्जहोम से मिले हैं। ऐतिहासिक स्थल है और ख्याति का कारण क्या है? तो उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं? देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कौन कौन से हैं? दूसरा और तीसरा। चंद्रकेतुगढ़ ये टेराकोटा कला के लिए, और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ। एक्सप्लेनेशन देखिए, बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल में दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प कौन सा हमारा सही है? डी। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो किससे मिले हैं? ऑप्शन नंबर डी, लेखहिया से। डॉक्टर J.N. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र में लेखहिया से शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण काल उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं। अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली। आगे देखिए, कथन देखिए दिए गए हैं और उसका कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण क्या है? कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। दोनों सही है और ए आर की सही आर ए की सही व्याख्या है। G.R. शर्मा ने सराय नहर की खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो किसका है ये? संस्कृति का। भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ में काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार की संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।